हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार सब बढ़िया होगे और अब तक जितना पढ़ाया है आपने पढ़ ही लिया होगा। और मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। उतना पढ़ के जाओ, किसी भी कंपटीशन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे वो आपका 11th एंट्रेंस हो, वो आपका NTSC हो या आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो। तो चलो, आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है बेटा? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया रिडक्शन क्या होता है, फिर बताया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर बताया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना बेटा? फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सारी, कुछ कुछ छोड़ के बस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है, और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कुछ, नॉट ऑल। ठीक है ना बेटा? और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं सोच रहा था कि ये ना पढ़ाऊं, बट मैंने NCERT में देखा, NCERT में इसकी एक एग्जाम्पल है, तो फिर ये बताना ज़रूरी हो गया। तो सुनो बेटा ध्यान से, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। ये एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का, एक ही, सुनो ध्यान से बेटा, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ। यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो लिखिए, दोज रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिडॉक्स reactions, those redox reactions in which single element undergoes oxidation as well as reduction are called क्या called बेटा? जल्दी बोलो। are called disproportionation reaction। याद रखना बेटा, ये एक रिडॉक्स ही है। आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में तो आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H2O2, ये क्या है बेटा? ये है आपका हाइड्रोजन, क्या है जल्दी बोलो? ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या था बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम जानते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड पे ऑक्सीजन पे कितना होता है? -1। जिसने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देखे, जिसमें हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इस पर कितना होता है बेटा? -1। जब तुम इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक होगा आपका H2O, ये ब्रेक होगा H2O + O2। अब बेटा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन पे तो +1 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन पर हमेशा जब भी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होगा +1 होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना है बेटा? -2। मैंने बताया था वाटर में ऑक्सीजन पे -2 होता है, यहाँ कितना है? 0। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखें, ज़रा सी देर में बात समझ में आ जाएगी। ये देखो बेटा, -1 से कहाँ गया? -2। -1 से -2 गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा? रिडक्शन। तो बात समझ में आ गई? क्या हो गया आपका? रिडक्शन। ऐसे यहाँ देखिए आप, इसमें क्या हुआ बेटा? 0, -1 से 0 में गया, माइनस से 0 में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और हम जानते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ।
तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। वो रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो क्या होगी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और देखिए बेटा यहाँ पर मैंने लिखा आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। देखो जानते हैं यहाँ लिखा हमने HF, क्या लिखा HF को हमने डाल दिया आइस के अंदर। ये वाटर होता है बहुत ठंडा, या आइस। और यहाँ पर ये आपका बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका क्या बनाएगा, नॉट HF। हम बात करते हैं यहाँ पर हम क्या लेंगे, HF तो बनेगा इसके अंदर। हम बात करते हैं यहाँ पर लिया हमने F2। देखो ध्यान से, यहाँ हमने क्या लिया, F2 लिया, फ्लोरीन। और फ्लोरीन को क्या कर दिया हमने बेटा, फ्लोरीन को डाल दिया हमने आइस के अंदर। अब क्या होगा यहाँ पर, ये बनेगा आपका HF और साथ के साथ क्या बनेगा आपका ये HOF। ठीक है बेटा, जब भी आप फ्लोरीन को वाटर में, ठंडे पानी में या आइस में डालोगे तो क्या बनेगा आपका HF और HOF। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, बहुत सुनने वाली बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर कितना है, 0 है। फ्लोरीन पे कोई चार्ज है क्या फ्लोरीन पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव है? जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में होगा उस पर 0 ही होगा। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में है 0, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है 0, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है 0। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फ्लोरीन पे -1। मैंने आपको बताया था मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा फ्लोरीन पे नेगेटिव ही आएगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, एक्सेप्ट, सुन लो ध्यान से, ये एक एक्सेप्शन है, HOF। अगर HOX है, HOX, X में भी हेलोजन कोई सा भी, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई सा भी। अब जब भी ये ब्रेक होगा बेटा, जब भी HOX ब्रेक होगा, OH पे माइनस होगा और X पे प्लस होगा। तो सुन लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F पर होगा +1। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक कैसे होगा आपका बेटा, ये ब्रेक होगा आपका OH माइनस प्लस F प्लस। तो सुन लो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ, क्या कहा मैंने, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पर क्या आता है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, और किसी में भी ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज नहीं आता। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, 10th की एनसीईआरटी में, समझ रहे हो, 11th का टॉपिक है बट 10th की एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, फ्लोरीन क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 0 से -1 गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ आपका इंक्रीज, यहाँ पर हुआ आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। जिसने लास्ट के 2 लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर देखो, वरना ये बात समझ में आपके नहीं आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। किधर हो गया तक बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर आपको बताता हूँ, वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स में भी कौन सी है वो आपकी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने Cl2 और यहाँ लिख लिया मैंने क्या, NaOH। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मुझे मिल गया आपका NaCl और ये आपको मिला बेटा, ये मिला आपका NaOCl3 सपोज, NaOCl नॉट Na, ये मिलेगा आपका NaOCl मिला, NaOCl। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर इस पर कितना है, 0 है। अब यहाँ कितना है आपका, -1। यहाँ पर निकालें आप, हमें क्या करना है बेटा, हमें क्लोरीन पे निकालना है। तो ध्यान से देखो, सोडियम पे कितना होगा, +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, प्लस X बराबर किसके रखोगे, 0 के। X कितना आ गया बेटा, X आपका आ गया +1, तो यहाँ कितना आ गया क्लोरीन पे, +1। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या बोल दिया हमने, रिडक्शन। बट यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ आपका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +1 में चला गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया आपका क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर नहीं होने वाली। ठीक है ना बेटा, वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो रिडॉक्स बहुत अच्छे से पूरा हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सुनो ध्यान से बेटा, दो इफेक्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कोरोजन, और सेकंड हमें पढ़ना है रेंसिडिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या पढ़ना है, कोरोजन, सेकंड हमें क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। तो सब लोग जानते हो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है बेटा, किसी भी मेटल के सरफेस का खराब हो जाना। कैसे खराब होगा, या तो किसी एसिड से, या किसी बेस से, या किसी अदर सब्सटेंस से। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। The eaten up of metal by the eaten up of metal surface, the eaten up of metal surface by the action of acid, base or some other substance is called corrosion। क्लियर हो गई होगी बात, is called corrosion। नेक्स्ट देखिए आप, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन एंड आयरन। कोरोजन समझ में आ गया, मेटल का खराब हो जाना एसिड बेस या किसी और वजह से, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड आयरन। अब सुन लो ध्यान से बेटा, कोरोजन एंड आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। सुन लो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर रस्टिंग होगी। आयरन में जो कोरोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रस्टिंग बोलेंगे। बिल्कुल ठीक। रस्टिंग होती क्या है, रस्ट इज अ फ्लेकी हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, ये रस्ट है, देख लो ध्यान से, याद कर लो इसको। ये क्या था आपका रस्ट। ये कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है ये, फ्लेकी। फ्लेकी मतलब जो सेपरेट होता रहे, ऊपर से लेयर क्या है आपकी चिप्स की फॉर्म में हटती रहे, उसको बोलते हैं फ्लेकी सब्सटेंस। तो याद रखना ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। रस्ट होता क्यों है बेटा, रस्टिंग होती क्यों है, पता है आपको, पता है तो बताओ। रस्टिंग होती है आपकी मॉइस्ट एयर की वजह से। मॉइस्ट एयर क्या होता है, मॉइस्ट एयर होता है जिसमें एयर भी हो और वाटर वेपर भी हो। तो याद रखना इसके अंदर रस्टिंग इज ड्यू टू द मॉइस्ट एयर, मतलब एयर प्लस वाटर वेपर। ये इसकी देख लो यहाँ पर, ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, और ये आपका बन गया रस्ट। रस्ट क्या था बेटा, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ बेटा, एफी पे कितना होगा, 3+ होगा। समझ में आ गया यहाँ तक बात, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या करें हम कि वो ख़राब ना हो। हम ऐसा क्या करें कि उस पर रस्टिंग ना हो। तो सुन लो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें बताते हैं हम। या तो उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दो, या फिर उस पर टिन प्लेटिंग कर दो, या फिर क्रोमियम प्लेटिंग कर दो। अगर सस्ता जुगाड़ करना है तो पेंट कर दो, ऑयल लगा दो उसके ऊपर, या फिर और उसको ख़तरनाक बना दो ऑयलिंग करके, अलॉइंग करके। आप क्या करो, आयरन का अलॉय बना दो, स्टील या स्टील एंड स्टील। अलॉय ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, बट वो महंगा आएगा। तो अगर तुम्हें आयरन को बचाना है ख़राब होने से तो ये सारे मेथड अपने दिमाग में रखो। क्लियर है, गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, रस्टिंग, ऑयलिंग, या फिर आपका बाय मेकिंग अलॉय। क्लियर है। अब कहोगे सर बता तो दिया आपने, अब ये बता दें ज़रा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी आता है, ये NTSC में भी आया हुआ है, ये आपका और किस में आया हुआ है बेटा, 11 एंट्रेंस में भी आया हुआ है, चाहे वो BHU का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो AMU का हो। अब सुनो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, आयरन का ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर तुमने क्या कर दिया, अरे नहीं फाइट से करेंगे, इसके ऊपर तुमने क्या कर दिया, तुमने जिंक की कोटिंग कर दी। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग करने को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे, जल्दी बोलो, गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये, कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर दो तो उससे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या ये देखा है आपने कभी, नहीं देखा तो हम बताते हैं आपको ये क्या है। ये है आयरन पिलर, कहाँ पर है, दिल्ली में है। नहीं देखा तो बोर्ड पर देख लो। ये क्या है आपका आयरन पिलर, क्या है बेटा, आयरन पिलर। अब सुन लो ध्यान से, आयरन पिलर जो होता है आपका, ये इस पे भी कभी रस्टिंग नहीं होती। तो क्या इस पे ऐसा क्या हो रखा है कि जिसकी वजह से इस पर रस्टिंग नहीं होती। तो बहुत से बच्चे कहते हैं, आंसर लगा देते हैं क्या, जिंक, जिंक की कोटिंग हुई थी मतलब गैल्वेनाइजेशन। लेकिन नहीं, इस पे क्या हुआ है बेटा, इस पे जो आपका, इस पे रस्टिंग क्यों नहीं होती, ड्यू टू द कोटिंग ऑफ Fe3O4। ड्यू टू, क्यों बेटा, ड्यू टू द कोटिंग ऑफ, ड्यू टू द कोटिंग, ड्यू टू द कोटिंग ऑफ मोल्टन Fe3O4। सुन लो ध्यान से, आयरन पिलर पे किसी कोटिंग हुई है बेटा, Fe3O4 पर। क्लियर हो गया तक बात। अब कहो सर ये होता क्या है, हमने तो कभी देखा नहीं कि आयरन की वैलेंसी 4 हो, हमने भी नहीं देखा। तो सुनो ध्यान से, इट इज़ अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ Fe2O3
FeO, Fe2O3 और FeO को मिला दें अगर, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, उसको हम लिख देते हैं Fe3O4। तो ये क्या था आपका, ये था आपका मिक्स ऑक्साइड। क्या था बेटा, ये था आपका मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ, याद रखना, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ किसका, इनका। Fe3O4 कोई कंपाउंड नहीं है, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, Fe3O4। क्लियर हो गया तक बात। तो आयरन पिलर पर जो कोटिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से ये बेचारा ख़राब नहीं होता, वो किसकी हुई हुई है, आपकी Fe3O4 की। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन इन एल्यूमिनियम। बहुत सिंपल सी बात है, कोरोजन इन एल्यूमिनियम, सुन लो ध्यान से। एल्यूमिनियम पर जो कोरोजन होता है, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट कलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। बट ये इतना शानदार चीज़ है, अगर एक बार लेयर बन गई, क्या कहा मैंने, अगर एक बार लेयर बन गई तो पूरा मेटल सेव हो गया। ये रस्टिंग की तरह नहीं है, ऊपर रस्ट हुआ हट गया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। रस्टिंग क्या करती है बेटा, पूरे मेटल को खा जाती है, पूरे आयरन को खा जाती है। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वो पूरे मेटल को बचा के रखता है। अगर एक बार आयरन का ऑक्साइड ऊपर बन गया तो सारा मेटल क्या हो गया, सेव हो गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं आपको, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। Al2O3 act as protective layer due to the formation of, क्या, ड्यू टू विच फर्दर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम स्टॉप। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया तो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए, हम यही तो चाहते हैं कि मेटल ख़राब ना हो, भले ही ऊपर एक लेयर बन जाए लेकिन मेटल हमारा टूटे ना, मेटल हमारा ख़राब ना हो। तो बात समझ में आ गई आपके, सिंपल सी बात थी। दोबारा सुन लो, Al2O3 इज एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ड्यू टू विच फर्दर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम स्टॉप। क्लियर है तक बात, बहुत अच्छी बात है। तो अब करते क्या है बेटा, हमारे पास अगर ये एल्यूमिनियम का है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा, इसके ऊपर कहीं पर ऑक्साइड बनेगी, कहीं पर नहीं बनेगी, कहीं पर जल्दी बनेगी, कहीं पर देर में बनेगी। तो यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, इवननेस नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम खुद एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑक्साइड बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे कि वो ऑक्साइड जो रहे इवन रहे, हर जगह बराबर रहे, और मेटल आपको एक सा दिखे, कहीं से भी ख़राब ना दिखे, और शाइन भी आ जाती है। इसके बाद जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम बनाते हैं तो उसके बाद मेटल पर शाइन आ जाती है। तो सुनो ध्यान से, इट इज़ अ प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि एनोडाइजिंग क्या होता है। मैंने आपसे क्या कहा, हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं ऑक्साइड बना देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। तो एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट मेड एट एनोड। लो भाई, कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि जब तुम एनोडाइजिंग करोगे, क्या है एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाने को बोलते हैं एनोडाइजिंग। और एनोडाइजिंग किस में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। सेल में क्या होते हैं, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। तो जब भी आप एनोडाइजिंग करेंगे बेटा, सुन लो ध्यान से, जब भी एनोडाइजिंग करेंगे तो जो आपका एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। क्लियर है, अच्छी बात। अब हम बात करते हैं कॉपर के अंदर। तो सुन लो बेटा ध्यान से, इधर देखो, ये इमेज देखें आप लोग, क्या है ये, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पहले बेचारा कैसा था, चमकदार सा था कॉपर का, बाद में क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। क्यों हुआ ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ये इसीलिए हो गया क्योंकि कॉपर के ऊपर कोरोजन हो गया। अब कॉपर पे जो कोरोजन होता है वो ब्राउन नहीं होता, आयरन पर जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन कॉपर पर जो कोरोजन होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। सुन लो कान खोल के, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और ये कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका ग्रीन कलर का। तो कोई पूछ ले आपसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हरा क्यों पड़ गया, ग्रीन क्यों हो गया, क्या कहोगे, ड्यू टू कोरोजन। और कोरोजन की वजह से उस पर कौन सी लेयर चढ़ी है बेटा, ये लेयर। तो सुन ले ध्यान से, आप पढ़ भी लें इसको। तो देखो, इट इज़ द ड्यू टू द, क्या था, कोरोजन एंड कॉपर। It is due to the formation of green color mixture of copper carbonate and copper hydroxide। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आपका आ गया सिल्वर। तो तुम्हारे घर पे सिल्वर के ऑब्जेक्ट तो होंगे, कोई ना कोई आर्टिकल सिल्वर का होगा। तुमने देखा होगा कि वो काले पड़ जाते हैं। तो जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट होते हैं आपके वो काले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है ना बेटा। कोई पूछे सिल्वर में कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इन सिल्वर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर सिल्वर सल्फाइड। और ये होता है सिल्वर सल्फाइड। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। क्वेश्चन आपका 11 एंट्रेंस में ये आया था कि एक आपका सिल्वर का ऑब्जेक्ट है, वो रखे रखे क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो एटमॉस्फेयर में किस एलिमेंट से रिएक्ट करा? किससे करा बेटा? जल्दी बताओ। तो सिल्वर किससे रिएक्ट करेगा? सल्फर से। सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर क्या बना लेगा बेटा? ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके क्लियर हो गई होगी और कोरोजन का सारा किस्सा समझ में आ ही गया होगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? पहले हिंदी वर्जन सुनो इसका, फिर अंग्रेजी वर्जन सुनना। रेंसिडिटी होती है खाने का ख़राब हो जाना। खाना रखा हुआ है, तुम्हारा फूड आइटम है, वो ख़राब हो गया। तुम्हें कैसे पता चला वो ख़राब हो गया? उसमें से स्मेल आने लगी या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब अंग्रेजी वर्जन भी सुन लें आप उसका। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल। देख लो ध्यान से, मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ में आ ही गया होगा। खाने का ख़राब हो जाना जिसमें आपका फैट एंड ऑयल हो, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाए और उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेंसिडिटी। अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा खाना ख़राब ना हो, तो तुम क्या करोगे? तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे फूड में रेंसिडिटी ना हो, तुम क्या करोगे? तुम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दोगे। क्या कहा मैंने? तुम उसके अंदर ऐड कर दोगे एंटीऑक्सीडेंट। अब क्या होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट? तो देखो ध्यान से। पहला एंटीऑक्सीडेंट होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नाम याद कर लेना बेटा। तो पहला जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है? BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसको खाने में डाल दो तो खाना बहुत दिन तक ख़राब नहीं होगा। सेकेंड है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, BHT, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। अब लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज़ पैक करनी है, जैसे कि चिप्स वगैरह, वेफर्स वगैरह तुम पैक करते हो, उसमें हम ये नहीं डालते। जब भी हम चिप्स को या किसी भी ऐसी चीज़ को पैक करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम डाल देते हैं इनर्ट गैस। क्या डालते हैं बेटा? इनर्ट गैस। उसके अंदर हम इनर्ट गैस डाल देते हैं। यानी कि चिप्स को जब भी हम पैक करेंगे इनर्ट गैस में करेंगे। इनर्ट गैस का मतलब क्या हो गया बेटा? वो गैस जो रिएक्ट ना करे। अब सर ऐसी कौन सी गैस है? एक तो नाइट्रोजन भी आपकी इनर्ट है, लेकिन आप हीलियम भी डाल सकते हो, लेकिन अवॉइड ही करना, क्योंकि अगर हीलियम गले में चली गई तो आपकी वॉइस ख़राब हो सकती है। तो बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं बेटा? N2 गैस ऐड करते हैं चिप्स के अंदर, जिससे कि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो और चिप्स ही लेना। तुमने देखा भी होगा जब भी तुम मार्केट में जाते हो चिप्स लेने, तुम कहते हो कि ऐसा चिप्स का पैकेट हो जिसकी हवा ना निकली हो। हवा ना निकली हो, अगर हवा निकल गई तो क्या होगा? चिप्स सील गए होंगे। और वो हवा एक्चुअल में है क्या? वो हवा एक्चुअल में क्या है बेटा? N2। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करें कि खाना जल्दी ख़राब ना हो। अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं डाल रहे हैं, हम नाइट्रोजन में पैक नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? घर में हम क्या कर सकते हैं? तो इतना तो कर सकते हो ना कि घर में सबके पास फ्रिज तो होगी, खाने को फ्रिज में रखो। तुमने देखा होगा घर वाले खाने को क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं, तो खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अब हम पढ़ रहे हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, कि देर से ख़राब हो। कैसे होगा? उसे फ्रिज में रख दो, ठीक है ना, बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। सेकंड क्या था? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तुमने देखा होगा तुम्हारे पास बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं हम किस में रखे जाते हैं? एयर टाइट कंटेनर में। अगर बिस्किट खोला, खुले में रख दिया, एक दिन में ही वो सील जाएगा। क्यों सील जाएगा? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से भी क्या होती है आपकी? लाइट से भी रेंसिडिटी हो जाती है, लाइट से भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब एक हमारा टॉपिक रह गया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बताओ बैलेंसिंग क्या होती है? पता होगा सबको क्या होती है बैलेंसिंग और क्यों करते हैं। तो सुन लो ध्यान से। वो प्रोसेस जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स को इक्वल कर दें, द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग एटम्स इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग बोलते हैं। करते क्यों है बैलेंसिंग? क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है।
सुन लो ध्यान से, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई या टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। तो सुन लिया आप ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, डेट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम को इक्वल करने के प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसको बैलेंसिंग। क्यों करी जाती है बेटा, बताओ जल्दी, बैलेंसिंग क्यों करी जाती है? इट्स डन टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, क्योंकि अब जो लेक्चर अपलोड होने वाला है इसके बाद या हो चुका होगा, वो क्या है बेटा, वो है आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। तो वहाँ पर बैलेंसिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा बहुत तुम्हें अगर देखना हो तो तुम देख लो एक आध एग्जाम्पल। मैग्नीशियम लिखा हमने, ये लिखा, और यहाँ पर लिख दिया हमने MgO। तो बेटा हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 लगा दो। एल्यूमिनियम कितने हो गए, सॉरी मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, वहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, वहाँ भी 2 ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, हम बात कर रहे हैं आपका एल्यूमिनियम। हमने एल्यूमिनियम लिया, हमने इसको ऑक्सीजन से करवाया, क्या बना बेटा, ये बना आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस कर दो। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कितने थे आपके ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या कर दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर हम 2 से कर दें, कितने हो गए, 6 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4। तो ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। तो बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, और कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का तो नहायत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल से कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो कभी भी AMU, BHU या जामिया में 11वीं एंट्रेंस में कहीं पर भी अगर आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या है, हिट एंड ट्रायल। एक आध एग्जाम्पल और देख लो। हमने यहाँ पर लिखा सोडियम, हमने यहाँ पर लिखा बेटा H2SO4, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिख दिया हमने Na2SO4 प्लस H2। क्या ये बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 हैं, 2 लगा दिए, सोडियम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस है। एक आध और देख लो। हमने यहाँ पर लिखा आपका CH4 हमने लिया O2, हमने कंबशन करवा के क्या बनाया, CO2 प्लस H2। तो बेटा ध्यान से देखो, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 1 है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर आपके तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ 2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, अब 4, तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। तो बात समझ में आ गई, सब कुछ बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग नहायत ही सिंपल टॉपिक है, और बैलेंसिंग के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें आप।